वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मोशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत है और इससे ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? देखिए, फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। देखिए, आप डेली लाइफ में देखते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे देखिए हम मार्कर पकड़े हुए हैं, इस समय पढ़ा रहे हैं, ये मार्कर पकड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। लिख रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आप मोबाइल को इसे पकड़ के देख रहे हैं, फोर्स लगाए हुए हैं। आप कोई भी काम कीजिए, आप क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, या तो कोई सामान उठाते हैं, या तो कुछ फेंकते हैं, कुछ खींचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप डेली लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो बिना फोर्स के करते ही नहीं हैं। बात समझ में आ गई? साइकिल चलाते हैं, फोर्स लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब फोर्स क्या होता है? तो फोर्स जो है ये क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल। मतलब फोर्स क्या है, बल क्या है? तो बल जो है कि खिंचाव या तो धक्का होता है। पुश मतलब होता है धक्का, पुल का मतलब खिंचाव, ठीक है ना? तो फोर्स क्या होता है? तो फोर्स जो होता है ये पुश होता है या पुल होता है। मतलब किसी चीज़ को हम खींचते हैं या ढकेलते हैं, किसी भी वस्तु को, तो उसे फोर्स कहते हैं, हिंदी में बल कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए, किसी भी चीज़ को, जैसे आप मान लीजिए कि आपको पानी लाना है, आप जाएंगे फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे, क्या करेंगे? उसे खींचेंगे ना। तो खींच रहे हैं भाई दरवाजे को, तो पुल मतलब खींच रहे हैं, तो खींचें, फोर्स लगा दिए। जैसे मान लीजिए कि वॉलीबॉल है, आपने उसको मारा, या तो मान लीजिए फुटबॉल है, ज़मीन पर रखा हुआ है, आप आए अब मार दिए एक लात, क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह चला गया। आपने क्या किया? वहाँ पे पुश किया उसको। तो पुश करें या पुल करें, उसको धक्का दें या तो खींचें, तो वे क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो फोर्स इज अ पुश आर पुल। बात समझ में आ गई? फोर्स क्या होता है? खिंचाव या तो धक्का होता है, ठीक है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात, देखिए जब हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, ठीक है, या तो बोले तो रेस्ट में है, सिंपल सा बात, रेस्ट में है। तो मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो हम जब मान लीजिए कि फोर्स लगाएंगे उस बॉडी पे, तो अगर रेस्ट में है तो वे मोशन में आ सकता है, ठीक है ना? मान लीजिए कि कोई बॉडी था, वे मोशन कर रहा था, तो हम अगर फोर्स लगाएंगे तो वे रेस्ट में आ सकता है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए, दोनों का एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक ग्राउंड पे फुटबॉल रखा हुआ है, रेस्ट में है, स्टेशनरी है। अब क्या किए? आपने इस पे आया, किक लगा दिया, तो जैसे ही इस पे फोर्स लगाएंगे तो भाई ये रेस्ट में था और फोर्स के कारण ये क्या करने लगा? मोशन करने लगा। आप देखे भी होंगे, कोई फुटबॉल रख के देखिए, हमारी एक लात क्या होगा? मोशन करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है तो वे मोशन करने लगता है, ठीक है? अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट था, वे मोशन कर रहा था, ठीक है ना? मोशन कर रहा था और मोशन कर रहा था, आपने इस पे फोर्स लगा दिया, रोका उसको, रुक गया। जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि आप मान लीजिए किक मारे थे, ये बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, मतलब मोशन कर रही थी। अब मोशन कर रही थी और आपने आके यहाँ पे इसको रोक दिया। अब रोक दिए, फोर्स लगाए, रुक गया। फोर्स लगा रहे हैं भाई, फोर्स लगाए, रुक गया। मतलब फोर्स के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वे रेस्ट में आ सकता है, रेस्ट में हो जाता है। बात समझ में आ गई? देखिए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है ज़्यादा था, मतलब अधिक था, ठीक है? अब जैसे ही हम फोर्स लगाएं तो उसका स्पीड क्या हो सकता है? कम हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ठीक है ना? मतलब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ठीक है, और हमने उस पर फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाने से किसी बॉडी का स्पीड डिक्रीज कर सकता है, या तो फोर्स लगाने से बॉडी का स्पीड बढ़ भी सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी खड़ा हुआ है, या कोई मान लीजिए कि यहाँ पे फुटबॉल रखे हुए हैं, आपने उसको मारा,
अब भाई पहले तो कुछ नहीं था, मान लीजिए धीरे धीरे ढगर रहा था, आपने उसको मार दिया, अब क्या होगा, या और इसका स्पीड बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स के कारण किसी बॉडी का स्पीड डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, फोर्स के कारण बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे, मान लीजिए कि क्रिकेट में जब बॉल फेंका जाता है आपके सामने, जैसे आएगा दौड़ के फेंक देगा, और जब फेंकेगा तो आप क्या करेंगे, इधर मारेंगे तो इधर चला जाएगा। मतलब आपने क्या किया, फोर्स लगाया बैट से और आपने क्या किया, उस बॉल का डायरेक्शन को चेंज कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो फोर्स के कारण बॉडी का मतलब जो बॉडी है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने समझ ली, बात समझ में आ गई। तो देखिए आप याद रखिएगा, फोर्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, फोर्स इज अ पुश आर पुल। मतलब फोर्स खिंचाव या धक्का होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं। अब फोर्स के कारण कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। फोर्स के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वे मोशन में आ सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वे रेस्ट में हो सकता है। आप इसका एग्जाम्पल जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका स्पीड हम फोर्स लगा दे तो इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज भी हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, किसके कारण, फोर्स के कारण। ये सारे थी आपके कुछ इफेक्ट्स। मतलब जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। और एक और देखिए, जैसे जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि जो बॉडी का शेप साइज होता है वे बदल जाता है, उसका शेप साइज अलग हो जाता है, बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। अब जैसे देखिएगा, हम मान लीजिए कि एक गुब्बारा लिए, फूलाने लगे, फूक फूक के ऐसे फुलाएं, तो जब हम फूक रहे हैं तो उसमें जा रहा है गुब्बारे में हवा, हम हवा भर रहे हैं तो एयर के पार्टिकल्स उसको क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ये फूल गया। तो फोर्स के कारण जो बॉडी का शेप साइज है वे चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि उसको हम जब फुला दिए, बांध दिए, अब उसको हम क्या करें, दोनों तरफ से इसे दबा रहे हैं, और दबाएंगे तो क्या होगा, उसका जो शेप है, साइज है, वो घट जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप साइज भी चेंज हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ये सारे इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई, इतना आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, मिटा दे इसको। चलिए अब हम समझेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है फोर्स से लेकर। देखिए सबसे पहली बात, याद नहीं कुछ करना है, एकदम ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से दिखाते हैं, ठीक है ना। एसआई यूनिट बोलें या तो MKS, आपको हमने बताया था MKS का मतलब क्या होता है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, 3 सिस्टम बताए थे। देखिए इसका मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, और एक होता है CGS। यही दोनों आपको अधिकतर पूछा जाता है। तो अगर मान लीजिए CGS में पूछ देगा यूनिट क्या होता है फोर्स का, तो बताइएगा डाइन, न्यूटन का डाइन, ठीक है ना। CGS में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। और SI यूनिट या तो MKS यूनिट क्या होता है, न्यूटन। बात समझ में आ गई। अब देखिए फोर्स जो होते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होते हैं क्योंकि आपको हमने बताया कि ऐसी क्वांटिटी जो दोनों को बताती है, किसको, मैग्नीट्यूड को भी, मैग्नीट्यूड को और साथ साथ डायरेक्शन को भी, डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड को भी बताती है और डायरेक्शन को भी, तो वे क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को भी बताते हैं, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू कुछ न कुछ उसकी आती है, और डायरेक्शन को भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि इस पे फोर्स लगाएं, तो हम ऐसे कहेंगे ना कि हमने इस बॉडी पे ऊपर से, मान लीजिए कि यहाँ से हमने ऊपर से ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, ऊपर से फोर्स लगाएं, कितना न्यूटन फोर्स लगाएं, 8 न्यूटन फोर्स लगाएं। जैसे हम कह रहे हैं कि अपवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है, मान लेते हैं कि 10 न्यूटन अपवर्ड फोर्स है, 8 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है। यहाँ से बोले तो लेफ्ट फोर्स, राइट फोर्स, आप
ऐसे बोलेंगे ना, तो डायरेक्शन भी बताएं, और ये जो 10 न्यूटन 8 न्यूटन 6 न्यूटन जो बोल रहे हैं वे मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर्स में दो चीज़ें आ रही हैं, मैग्नीट्यूड भी बता रहा है फोर्स और साथ साथ डायरेक्शन भी आ रहा है। तो इसका मतलब फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये सब हो गया, मिटा दे इतना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। चलिए मिटा देते हैं। देखिए अब फोर्स को हमने समझा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्स को। देखिए जैसे मान लीजिए जब हम फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको ऐसे एरो से दिखाते हैं, ठीक है ना, एरो से। बात समझ में आ रही है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है और जब हम उसको ग्राफिकली शो करना होता है तो ऐसे दिखाते हैं एरो से। जहाँ पे ये जो एरो का ये लेंथ है, बात समझ में आ रही है, एरो का जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो ये हो गया 5 न्यूटन, ठीक। तो ये जो यहाँ पे इसका लेंथ है ये बताएगा इसको, और यहाँ पे जो एरो ये हेड पे देख रहे हैं ना, ये हेड, तो ये एरो का जो हेड है ये डायरेक्शन को बताता है। किस डायरेक्शन में, इधर इधर इधर, किधर भी, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, ये ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको इसको ग्राफिकली शो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे, रूलर बोलते हैं, तो उसको क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में है भाई, तो एक ऐसे एरो बना देना है। लेकिन कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको स्केल लेना है। मान लीजिएगा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आप जो भी मान लें, जैसे मान सकते हैं ऐसे 2 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आप जैसे भी मान लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो आपको 8 न्यूटन के लिए 8 सेंटीमीटर का लाइन खींचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 न्यूटन को 1 मीटर मान रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर का लाइन खींचना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 न्यूटन इक्वल टू हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक स्केल की मदद से आपको 8 सेंटीमीटर का ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। और खींच के दिखा दीजिएगा 8 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन तो हो ही गया। तो ऐसे जो है कि हम फोर्स को ग्राफिकली दिखाते हैं। बात समझ में आ गई, मिटा दे इसको। चलिए अगला हम समझते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखिए दो बातें हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लाइन ऑफ फोर्स, ये दोनों बातें क्लियर कर लीजिए। देखिए बहुत ही कंफ्यूजन वाले हैं ये, इसको नहीं समझे तो मतलब कुछ नहीं समझे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, या तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कर सकते हैं ना, ओके, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। देखिए दोनों को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई टेबल पे कोई ये बुक रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई बुक रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोई बुक रखा हुआ है टेबल पे, हमने क्या किया कि इस पे एक फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाएं, क्या फोर्स लगाएं, एफ। मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है ना ए पॉइंट है, और हमने ए पॉइंट पे एफ फोर्स लगाया। तो देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है ना, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सिंपल सी बात है, जहाँ भी फोर्स लगाएंगे, देखिए ये मार्कर है, हमने इस पे फोर्स लगाया, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बात समझ में आ गई। अब देखिए जैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से जो लाइन ज्वाइन करते हैं फोर्स के डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ए से बी तक हमने ये ज्वाइन कर दिया, तो ये कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बात समझ में आ गई। देखिए
ये कहलाता है पॉइंट ऑफ, देखिए जहाँ पे जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगा उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और मान लीजिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन होता है, ठीक है, तो वे लाइन कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए ये था आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, वे भी फोर्स के डायरेक्शन में। ये भी ध्यान रखिएगा, इधर उधर नहीं खींच देंगे, नहीं, सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वे लाइन कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बात समझ में आ गई। देखिए एक छोटा सा और एग्जांपल सुनिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस पे ये फोर्स लगाया F, किस पॉइंट पे, मान लेते हैं कि ये P पॉइंट पे। अब आप ही बताइए कि इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ है, तो ये P, तो P पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया, ठीक है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से जो लाइन ज्वाइन करते हैं या लाइन ड्रॉ करते हैं फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए ऐसे डॉट डॉट करके दिखा दे रहे हैं आपको समझने के लिए। देखिए ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से जो लाइन ड्रॉ करते हैं फोर्स के डायरेक्शन में, देखिएगा फोर्स के डायरेक्शन, इधर उधर नहीं खींचना है, नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लाइन ड्रॉ करना है, वो भी फोर्स के डायरेक्शन में। तो जो फोर्स के डायरेक्शन में लाइन ज्वाइन करते हैं उस, जैसे नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे क्यू, तो पी क्यू क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इतना बात समझ में आ गया। अब तो इन दोनों में कोई डाउट नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिटा दे इसको, चलिए फटाफट मिटा देते हैं। देखिए चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेज, ओके। देखिए फोर्स कई प्रकार के होते हैं, तो इनको जनरली दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक होता है कांटेक्ट फोर्स, और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। बात समझ में आ रही है। अब एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की। तो कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फिजिकल कांटेक्ट होता है उस समय ये फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, और ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, और जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मतलब फिजिकली कांटेक्ट में होते हैं तो उस समय जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो सिंपल सी भाषा में कहें तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उस समय जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये फुटबॉल है, ठीक है ना, ग्राउंड पे है, आपने इसको किक किया, तो किक करेंगे तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, अपनी आप क्या होगा, वे कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? ये फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये फुटबॉल है, तो फुटबॉल का ये सरफेस हो गया और ये हो गया ग्राउंड का। तो आप देख रहे हैं फुटबॉल के सरफेस और ग्राउंड के सरफेस, दो सरफेस हो गए। तो ये दोनों जो सरफेस हैं ये फिजिकली कांटेक्ट हैं, देखिए एक दूसरे की कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट के कारण जो फोर्स लगता है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए इस समय हमने ये हमारा हैंड और हमने इसको पकड़ लिया है, तो पकड़ा हुआ है ना, तो ये कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। क्योंकि देखिए हमारे हैंड, ये हमारा हैंड का सरफेस और ये मार्कर का सरफेस, ये दोनों फिजिकली कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट के कारण जो फोर्स लगेगा वह कौन सा फोर्स होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है ना। देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोर्स लगता है वे भी बिना फिजिकल कांटेक्ट के। जैसे मान लीजिए कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो उस समय जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि इसका मास जो है कि स्मॉल एम है और इसका मास मान ले रहे हैं कैपिटल एम है, ठीक है ना। अब आप बताइए कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं और दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स कहलाता है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल
फोर्स। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, आपने देखा भी होगा कि ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। वे भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं केवल, ठीक है ना। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट है ही नहीं। और जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो बिना फिजिकल कांटेक्ट के जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी है बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है और ये कोई चार्ज है, ठीक है ना, दो चार्ज है, तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स। देखिएगा इन दोनों में थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं और दो ऑब्जेक्ट के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कौन सा? एट्रैक्टिव फोर्स है। बात समझ में आ रही है? जबकि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वे दोनों हो सकता है, एट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव हो सकता है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है वे किस पे? चार्ज के नेचर पे। मान लीजिए कि ये माइनस में था, ये प्लस में था, अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब दोनों प्लस प्लस में है तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। बात समझ में आ रही है? या तो दोनों के दोनों माइनस माइनस हो तब क्या होगा भाई? तब भी दोनों रिपल करेंगे। तो अगर लाइक चार्ज हैं तब तो क्या होगा? रिपल करेंगे, और अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और जब सिमिलर होते हैं तो रिपल करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गया। देखिए, ये मास के कारण फोर्स लगता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे चार्ज के कारण फोर्स है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक और फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, देखिए मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कोई मैग्नेट ले लिया नॉर्थ साउथ, और आपने कुछ मान लीजिए कि आयरन की पाउडर ले लिए, या तो आयरन है, ठीक है ना, कोई भी आयरन ले लिए, ठीक, ये क्या है? आयरन है। अब देखिए, ये आयरन यहाँ पे है, ये मैग्नेट यहाँ पे है, इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वे क्या करता है? मैग्नेट ये इस आयरन को अपनी तरफ खींचता है, तो खींच रहा है भाई, तो ये कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कहने का मतलब ये कि कांटेक्ट दो सरफेस हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, या तो दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट के कारण, फिजिकल कांटेक्ट के कारण जो फोर्स लगता है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और बिना कांटेक्ट के फोर्स के कारण, जैसे मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, फिर भी वहाँ पे फोर्स लगता है जो, तो उसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल है नॉन कांटेक्ट फोर्स के, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, या तो मैग्नेटिक फोर्स है। बात समझ में आ गई? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए, मिटा दे इतना। चलिए अब देखिए, एक फोर्स और है रिजल्टेंट फोर्स। इसको थोड़ा समझिए, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। देखिए, इतना समझ में आ गया? देखिए, रिजल्टेंट फोर्स, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रिजल्टेंट फोर्स, देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। जैसे इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि ये कोई बॉल है, ठीक है, ये कोई बॉल है, और इस बॉल पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स, ठीक है। सपोज कर रहे हैं F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, F3 फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि इन चारों के बराबर एक फोर्स लगता है F। तो यहाँ पे ये जो सिंगल फोर्स है ना, ये सिंगल फोर्स जो इन चारों फोर्स के कलेक्टिवली, मतलब ये चारों मिलकर जितना फोर्स लगाएंगे उतने के बराबर ये सिंगल फोर्स लगाता है, तो इसी सिंगल फोर्स को कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। सपोज कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, ये मान लीजिए 10 न्यूटन है, ये मान लीजिए कि 15 न्यूटन है, ये मान लीजिए 20 न्यूटन है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 10 30, 30 5 35, 35 5 40, 10 50 हो जाएगा। क्या टोटल? 20 10 30, 30 5 35, 5 40, 10 50। अब मान लीजिए कि ये पूरा जो है कि ये भी 50 न्यूटन लगा रहा है। तो कहने का मतलब ये जो सिंगल फोर्स है, ठीक है, तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? तो रिजल्टेंट फोर्स जो है कि ये सिंगल फोर्स होते हैं जो कई सारे जो छोटे छोटे फोर्स होते हैं उनके सम के बराबर ये होते हैं, ठीक है ना, तो वे रिजल्टेंट फोर्स कहलाते हैं।
बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जो फोर्स होगा ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है, एक, ठीक है ना, टेबल पे, मान लीजिए टेबल है और इस पे एक बुक रखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है कि फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स लग रहा है। मान लीजिए कि F1 है, F2 है, F3 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कि एक F फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जो F फोर्स होगा वे क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि ये जो सिंगल फोर्स है इन सारे छोटे छोटे जो इंडिविजुअल फोर्स हैं इनके सम के बराबर, मतलब इन तीनों के मिलाकर जितना फोर्स हो रहा है उतना ये अकेले ही फोर्स लगाता है, तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। बात समझ में आ गई। जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि हम लोग ज़मीन पे ऐसे खड़े हैं, ठीक है ना, मान लीजिए हम लोग ये खड़े हैं, हम लोग कितने किलो होंगे, 60 किलो होंगे, अरे 60 कह रहे हैं हम लोग, 50 हैं हम। तो मान लीजिए कि ये हम टोटल जो हमारा वेट है, टोटल वेट मान लीजिए कि 50 kg है, तो 50 kg हमारा टोटल। देखिए फोर्स और वेट ध्यान में रखिएगा, फोर्स और वेट दोनों इक्वल होते हैं। और याद रखिएगा एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछता है, एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो पूछता है कि फोर्स का तो आपको पता ही है न्यूटन, लेकिन वेट का पूछ देता है, बताइए वेट का यूनिट क्या होता है, तो वेट का भी न्यूटन, वेट का न्यूटन होता है, ठीक है ना, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, तो याद रखिएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि ये पूरा हमारा टोटल वेट 50 न्यूटन है, तो जितना वेट नीचे उतना ही ऊपर हम भेजते हैं, तो उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो जितना आप अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं ना उतना ही आपको भी रिएक्शन के तौर पे दे रही है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। बात समझ में आ गई। देखिए ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वे भी 50 न्यूटन होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा और कुछ नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। हम जब पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ तो ये बात समझ में आएगी, ठीक है ना, कि हम 50 न्यूटन लगा रहे हैं तो ये क्यों 50 न्यूटन लगा रही है, तो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए रिजल्टेंट फोर्स समझ लिए, मिटा दे इसको फटाफट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए एक लास्ट हम पढ़ते हैं। देखिए अभी हमने देखा कंटेक्ट और नॉन कंटेक्ट फोर्स के बारे में। अब जो फोर्स हम पढ़ेंगे ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा। देखिए फोर्स को 2 टाइप में बांटा गया है, बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स की। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ ऊपर से इधर से मतलब चारों डायरेक्शन से मान लेते हैं कि ऊपर से 10 न्यूटन फोर्स लगा, इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन। अब आप बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि इधर जाएगा इधर जाएगा, लेफ्ट राइट, कहाँ जाएगा, सोचिए। कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से 10 न्यूटन लगाया तो नीचे से भी 10 न्यूटन लगा रहा, इधर से 10 न्यूटन लग रहा तो इधर से भी 10 न्यूटन, तो जाएगा कहाँ, बीच में वहीं जहाँ है वहीं पे रह जाएगा। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, तो बैलेंस्ड फोर्स जो है ऐसे फोर्स होते हैं जिनके कारण बॉडी के पोजीशन मतलब बॉडी के स्टेट में चेंज नहीं होता है, बॉडी जैसे रहता है उसी तरह रहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, ठीक है, अब भाई चारों तरफ से जो है कि उस पर फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से मान लीजिए कि सब 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अब भाई सारा फोर्स तो बहुत सारा लग रहा है, लेकिन सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 कैंसिल, इधर 5 इधर 5 सब कैंसिल। तो जो बॉडी है मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा। तो कहने का मतलब कि बैलेंस्ड फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनके कारण बॉडी के पोजीशन में मतलब स्टेट में चेंजिंग नहीं होती है। अगर बॉडी रेस्ट में है रेस्ट में ही रहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहता है। बात समझ में आ गई। देखिए जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए कि ये कोई आप देखे भी होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है, ठीक है, आप दीवार पे यहाँ से 100 न्यूटन फोर्स लगाइए, अपने हाथ से लगाइए, जितना ही फोर्स लगाइए, और उस तरफ से जितना लगाइए, ऊपर से लगाइए नीचे से लगाइए, हिलेगा नहीं हिलेगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है कि जो टोटल बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि जो टोटल फोर्स लगता है बॉडी पे वे क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो।
देखिए, क्योंकि देख रहे हैं कि इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10, इधर से भी 10, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बैलेंस्ड फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनके कारण बॉडी पे टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, क्या रिजल्टेंट फोर्स, अभी हमने देखा ना रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स तो भी क्या होता है, जीरो होता है। क्यों रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है? क्योंकि देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी पे बहुत सारी ये फोर्स लग रहे हैं, तो उस पर टोटल फोर्स जो लग रहा है वे कितना है, तो देख रहे हैं 10 10 कट गया, 10 10 कट गया, मतलब कितना फोर्स, जीरो। तो हमेशा जब बैलेंस फोर्स लगता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। बात समझ में आ गई। और याद रखिएगा कि बैलेंस्ड फोर्स जब भी लगता है तो बॉडी का स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, शेप भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनबैलेंस फोर्स की। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे स्कूल में भी आपके होता होगा, वे रस्सी का पकड़म पकड़ाई होता है, रस्सी को खींचते हैं। मान लीजिए कि ये कोई रस्सी है, इधर से भी लोग खींचने लगे और इधर से भी लोग खींचने लगे। अब एक दूसरे में खींचते हैं और जहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना उधर ये ढकला जाएंगे सर। जैसे मान लीजिए कि इधर वाला सब बंदे ताकतवर हैं तो ये सब क्या होंगे, इधर खींच लेंगे, ऐसे सब घसीट के कुल ढकला के इधर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पे F1 फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, और ये F2 इधर खींच रहे हैं। अब मान लेते हैं कि F1 जो है वे ग्रेटर है F2 से, मतलब ये वाले जो हैं या तो ये वाले, चलिए मान लीजिए यहाँ पे कहे हैं तो चलिए यहाँ के ले लीजिए, तो ये वाले बंदे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, खा पी कर रहे हैं, अब ये खींचते हैं और F2 वाला फोर्स जब ज़्यादा लगा रहा है तो भाई जब ज़्यादा लगे तो खींचा जाएगा इधर, तो ये सब लोग इधर आ जाएंगे, इधर गिर जाएंगे सब, हाई लोग क्या हो जाएंगे, विनर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विनर हो जाएंगे। खैर इनसे कोई मतलब नहीं है, हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब बहुत सारी फोर्स किसी बॉडी पे लगे लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स हो वे जीरो ना हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है बहुत सारा, ये फोर्स लग रहा है और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। मान लीजिए इधर से लगा दिया 100 न्यूटन और इधर से लगा दिए 70 न्यूटन। अब बताइए क्या होगा, ये बॉडी अब इधर आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है। तो रिजल्टेंट फोर्स देखें तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना निकलेगा, 30 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि अनबैलेंस फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जीरो नहीं होता, और जीरो नहीं होता है इसीलिए क्या होता है कि अनबैलेंस हो जाता है, एक तरफा हो जाता है, ठीक है ना। और इसके कारण बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे बॉडी के स्टेट में चेंजिंग आ जाती है, बॉडी रेस्ट में रहता है तो मोशन में हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी रेस्ट में था, अब इस पर खूब फोर्स लगाने लगे चारों तरफ से, ठीक है ना, इधर से भी इधर से भी। मान लीजिए कि इधर से 100 न्यूटन लगा और इधर से लग गया आपका मान लीजिए 90 न्यूटन, तो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। और जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, ये अपने आप इसका जो पोजीशन है वे भंग हो जाएगा। पोजीशन रेस्ट में था तो अब रेस्ट में नहीं रहेगा, अब मोशन में हो जाएगा, वो मोशन में हो जाएगा। जरूरी नहीं कि मोशन में है तो देखिए, मोशन में है तो रेस्ट में हो सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में हो सकता है, इसका स्पीड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों फोर्स थे, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बस एक बात याद रखिएगा, बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जीरो हो जाता है, जबकि अनबैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है। और इनके कारण कोई पोजीशन में चेंजिंग नहीं होती है, जबकि इनके कारण बहुत सारी पोजीशन चेंज हो जाती है, हर एक चीज़ चेंज हो जाता है। मोशन में है तो रेस्ट में होता है, मोशन में डायरेक्शन चेंज हो जाता है, शेप साइज चेंज हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो इतना हमने समझ लिया। अगली वीडियो में हम देखेंगे गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बारे में। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी चीज़ें जो हमने आज बताया वे अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। प्रीवियस वीडियो को अगर नहीं देखें मोशन का चैप्टर को, तो उसको जरूर देखिएगा। और ग्रेविटेशन पे, साउंड पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वे सारे वीडियो हमने बनाए हुए पहले से, तो जाकर उसको या तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या तो आप जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।